तो गाइस देखिए, आज अपने को अब चलना है जिंदगी में आगे। और देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, क्या बोला था, यस आई टोल्ड यू कि यार देखो, फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी, जैसे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसमें आपको सीनियरिटी टेबल या प्रायोरिटी टेबल आनी चाहिए। कैसे क्या फंडा होता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो अब अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो देखो, सीनियरिटी टेबल या प्रायोरिटी टेबल इसको बोल सकते हैं। अब प्रायोरिटी टेबल को देखो, मैं क्लियरली बताऊँ ना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्या तरीका बता देता हूँ, देखो मैं पूरी टेबल यहाँ पे छपवा नहीं रहा, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इस टेबल को अगर आपको देखना है तो आप सीधा एनसीईआरटी देखें। ठीक है, सीधा एनसीईआरटी साथ साथ खोल लें। साथ साथ एनसीईआरटी खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो अब क्या करने वाले हो, अब देखो एनसीईआरटी को साथ साथ खोल सकते हो। ठीक है, और आप टेबल को बना भी सकते हो। ठीक है, तो देखो बात ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है एसिड। ठीक है, ये मेरे साथ साथ लिख लेना, COOH। और उसके अलावा यहाँ पे आते हैं SO3H, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में आने वाला है एसिड्स। अब एसिड में खुद ही बताओ, कार्बन और सल्फर के एसिड में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, कार्बन वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे। तो ये कार्बन का हो गया, ये कौन सा हो गया, सल्फर का हो गया। तो COOH और यहाँ पे क्या हो गया, SO3H। अंडरस्टूड। ठीक है, अब ये COH हो गया, SO3H हो गया। इसके बाद अब एसिड के बाद क्या आएंगे, एसिड डेरिवेटिव आएंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है पूरा। ठीक है, एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव आएगा। एसिड डेरिवेटिव में अगर देखो तो फिर कौन आता है, फिर यहाँ पे आता है एनहाइड्राइड। कौन आता है, एनहाइड्राइड। ठीक है, COOH के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, COH के लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। अगर ये पेरेंट मतलब मेन फंक्शन ग्रुप है तो यहाँ पे यूज करेंगे ओइक एसिड। ये है 2 डिग्री सफिक्स, ये है 2 डिग्री सफिक्स। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं भाई सल्फोनिक एसिड। साथ साथ खुद लिख लेना, याद हो जाएगा आपको, है ना। अब देखो ये अगर हमारे पास है तो इसके लिए हम यूज करते हैं एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड। लास्ट में ओइक एनहाइड्राइड हम लोग लगाते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स की बात कर लेंगे अपन अलग से, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रीफिक्स की हम अलग से बात कर लेंगे। ठीक है ना। अब बात ऐसी है कि इसके बाद एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में सबसे बड़ा बच्चा ये था हमारे पास। ठीक है, द बिगेस्ट बच्चा वाज दिस। अब ये बताओ, ये सबसे बड़े बच्चे के बाद अगला हमें कौन लेना पड़ेगा, अगला हम लेंगे यहाँ पे एस्टर। अगर हम एस्टर की बात करें तो यहाँ पे आता है O8। यहाँ पे सिंपली आता है O8। क्या आता है, O8 आता है। ठीक है, अच्छा अगर ये जूनियर है, अगर ये जूनियर की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे इनके 1 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं, उनको हम अलग से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ सफिक्स की बात करें। सफिक्स तब 2 डिग्री सफिक्स कब होगा, याद रखिए जब ये सीनियर मोस्ट होगा। व्हेन द ग्रुप इज सीनियर मोस्ट, तो ऐसे केस में हम 2 डिग्री सफिक्स यानी एंड में जैसे ओल, अमाइन, ओइक एसिड ये सब यूज करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा अगला एसिड डेरिवेटिव अगर मैं आपके सामने दिखाऊं, दैट इज एक्चुअली COCl। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ऑयल क्लोराइड। लास्ट में आता है ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अगर हम इसके बाद नाइट्रोजन लेते हैं तो यहाँ पे आता है सिंपली, लास्ट में क्या आता है, अमाइड। फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वही आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये हो गए इनके 2 डिग्री सफिक्सेस। ठीक है, सबको लिख लो। प्रीफिक्स के लिए यहाँ पे जगह छोड़ देना, प्रीफिक्स के लिए यहाँ पे आप जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी के लिए, अभी के लिए इनको जल्दी से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में अगेन अपने को क्या देखना है, अपने को यहाँ पे देखना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अलावा अपने को क्या देखना है, 2 डिग्री सफिक्स एंड देन वी हैव टू सी 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो नेक्स्ट अब हमारे पास एसिड आया, एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव आया। एसिड डेरिवेटिव के बाद क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स आते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स में सबसे पहले आएगा साइनाइड, और साइनाइड के बाद आएगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसके लिए जो सफिक्स यूज होते हैं वो वही यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, यहाँ पे यूज होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल, और इसके लिए यूज होता है NC के लिए आइसोनाइट्राइल। एक बार बताऊं, फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग नेमिंग जानने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जो मतलब क्लियरली बताऊं तो जो क्वेश्चन आते हैं ना एडवांस में भी, मेन में भी, कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो बिल्कुल NCERT लेवल का आता है, लेकिन इन डेप्थ आता है। ठीक है, इन डेप्थ आता है, वो कैसे आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, जब उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दैट इज मतलब उसी लेवल पे आता है। ठीक है ना,
हाँ, नीट में हो चाहे, ठीक है, जेई में हो, इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। ओके, CN NC नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल। अब ट्रिपल बॉन्डेड के बाद फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड में एल्डिहाइड, और फिर क्या आएगा, कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं अल, ये डैश दिखाने का मतलब है इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ होगा ना। और यहाँ पे कीटोन के लिए क्या यूज होता है, ओन। कीटोन के लिए क्या यूज होता है, ओन। अब देखो ट्रिपल बॉन्डेड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर हो गया सिंगल बॉन्डेड ग्रुप। सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स में बेवड़ों की पहली पसंद एल्कोहल, ये आ गया OH, और इसके लिए लास्ट में क्या लिखा होगा, ओल। ठीक है, OH के बाद क्या आता है, SH, और यहाँ पे आता है NH2। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे तो सल्फर आएगा, तो यहाँ पे OH के बाद SH, और ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज थायोल, इसको बोला जाता है थायोल। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए यहाँ पे आएगा अमाइन। सही है, तो इस तरीके से आप पहले ओवरऑल सीक्वेंस को दिमाग में क्लियरली रख सकते हो कि भाई सबसे पहले कौन, सबसे पहले एसिड, एसिड में है कौन, एसिड में है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक, फिर एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव में फिर सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा यानी एनहाइड्राइड, फिर इसमें एस्टर आता है, फिर इसमें एसिड क्लोराइड आता है, फिर अमाइड आता है। ठीक है, एक तरह से साइज पहले से घटता जा रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साइज पहले से कम होता जा रहा है। तो ये हो गया एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स के बाद फिर जो ग्रुप आया वो क्या आया, हाँ ये ग्रुप है ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप, फिर आया डबल बॉन्डेड ग्रुप, फिर आया सिंगल बॉन्डेड ग्रुप। इस तरीके से यहाँ पे खेल हो गया। गॉट इट, अंडरस्टूड, बात समझ में आई सभी को? यस, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। अब बात ये है इनके प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं। देखो सारे एक साथ रटने नहीं होते, धीरे धीरे क्वेश्चंस कर करके, पता है टेबल को यूज करो, क्वेश्चंस में टेबल को यूज करो, समय के साथ अपने आप याद हो जाएगा यार। नाम होते हैं, बार बार दोस्तों से मिलते हो तो नाम भी याद हो जाते हैं, इट्स लाइक दैट ओनली। तो शुरू में एकदम आप मान लो आपके 50 दोस्त बने या 30 दोस्त एक बार बन गए, क्लास में मिले, 30 के नाम एक दिन में याद थोड़ी ना होंगे। कब याद होंगे, जब रोज मिल रहे हो आप, रोज उनसे बातें कर रहे हो, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कौन है सोनू मोनू, सोनू मोनू चुन्नू कौन है, पता लग जाएगा आपको। ये वाली बात है, तो इसीलिए डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो सफिक्स हैं, ये जो प्रीफिक्स आने वाले हैं, समझ रहे हो? ठीक है, प्रीफिक्स कब यूज होगा याद रखिए, प्रीफिक्स तब यूज होगा, प्रीफिक्स तब यूज होगा जब ये लोकेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लोकेंट की तरह। COOH जो है इसके लिए प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। इसको देखते ही सबसे पहला डाउट ये आ सकता है, सर ये तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, अगर इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो ऐसे केस में ये लोकेंट की तरह बिहेव ही क्यों करेगा? कर सकता है, अगर सारे के सारे COH आ जाए, मान लो मल्टीपल COH आ जाए, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी एक COH को क्या लेना पड़ता है, लोकेंट की तरह लेना पड़ता है, जब सारे ही COH प्रेजेंट है तब वो केस आता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो रेयर आएगा। SO3H के लिए एक होता है, क्या होता है, सल्फो होता है। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई, ये लोकेंट की तरह काम ही नहीं आता, लोकेंट की तरह ये जो एनहाइड्राइड है लोकेंट आएगा ही नहीं है। ठीक है, अगर एस्टर की बात करें, यहाँ से देखिए एस्टर जो है ये लोकेंट की तरह अगर हुआ तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो ये पेरेंट चेन है, और ये जो पर्टिकुलर पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन में ये इस तरीके से लगा हो सकता है। कैसे लगा हो सकता है, या तो ऐसा, या लगा हो सकता है कुछ ऐसा, OC डबल बॉन्ड OR। दो तरीके से एस्टर लगे होते हैं, ध्यान से देखिए, दो तरीके से, या तो कनेक्टिविटी कार्बन के थ्रू होगी, या कनेक्टिविटी किससे होगी, ऑक्सीजन के थ्रू होगी। डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टिविटी इनके नाम अलग अलग यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं ये अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में ही देखेंगे, क्वेश्चन में ही ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में जो होता है इसके लिए यूज होता है क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरोकार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O के लिए कार्बोनिल और Cl के लिए क्लोरो, तो क्लोरोकार्बोनिल हो गया। ठीक है ना, ओके, लास्ट में आइल आ रहा है, कार्बोक्सिल नहीं है, याद रखिए कार्बोनिल दिया हुआ है। ठीक है ना, आइल आ रहा है मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है ना, नेक्स्ट वाले में हम इसको यूज करते हैं क्या, कार्बामोइल। लेकिन याद रखिए कार्बामोइल तभी यूज करेंगे जब यहाँ पे ये C से कनेक्टेड है, अगर ये C की बजाय नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो अलग चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कार्बामोइल है। ठीक है, तो कार्बामोइल जो टर्म आया वो भी काफी लॉजिकल होता है कि कहाँ से आया, है ना। तो ये हो गया, इन सबको जल्दी से नोट करें, सभी के सभी जल्दी से नोट करें, जल्दी से।
अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी के नूर हो गए। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बिंग। ओके, नेक्स्ट वाले केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है तो यहाँ पे होता है साइनो और यहाँ पे होता है आइसोसायानो। आइसोसायानो होता है साइनो। अब देखो ये जो CHO की बात करें इसमें मल्टीपल केसेस होते हैं अगेन, ठीक है। तो इनको भी हम तभी देखेंगे, कब देखेंगे, जब ये इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे, है ना। तो बाकी इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सो भी यूज़ हो सकता है, उसके अलावा फॉर्माइल भी यूज़ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, तो वी विल सी, है ना। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक बार ऑक्सो यूज़ हो सकता है, एक बार कीटो, और एक और केस भी है, ठीक है। तो ये मतलब अभी तक देखा जाए तो एस्टर और एल्डिहाइड कीटोन इन्हीं में कुछ स्पेशलिटी आएगी, तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद OH जो है, OH जो होता है इसके लिए क्या होता है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इसके लिए क्या होता है, थायो। थायो के अलावा मेरकेप्टो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरकेप्टो, दिस कैन बी यूज्ड। और NH2 के लिए होता है अमीनो, वेरी वेरी कमीनो, समझ गए। तो यहाँ पे ये सब हो गए, डन, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर वाला मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, अभी ये समझ नहीं आएगा कैसे अप्लाई करें क्या करें, बाकी सब तो बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आई थिंक ये सब आपने नोट कर लिया होगा, हाँ भाई। तो सभी के सभी मेरे साथ दोहराओगे, सभी के सभी, ठीक है। ऑल द ATPians आउट देयर, लेट्स रॉक टुगेदर। सबसे पहले क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। प्रायोरिटी ऑर्डर में एसिड आता है, एसिड पहले कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर कौन आता है, सल्फोनिक एसिड आता है, फिर कौन आता है, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में सबसे बड़ा बच्चा कौन, बताओ। हाँ, वो है एसिड एनहाइड्राइड, वो है एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद अगला बच्चा कौन, अगला बच्चा अगेन ऑक्सीजन कंटेनिंग वाला, ठीक है। वो कौन सा होगा, एस्टर होगा, दैट विल बी, हाँ दैट विल बी एस्टर। एस्टर के बाद कौन है, एस्टर के बाद कौन है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद कौन है, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है इसलिए ये बाद में, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ R ग्रुप होने की वजह से वो क्या हो गया, ओवरऑल बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। नेक्स्ट फिर क्या आएंगे, ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स आएंगे, ट्रिपल बॉन्डेड आएंगे, फिर डबल बॉन्डेड आएंगे, और फिर सिंगल बॉन्डेड में बेवड़ों की पहली पसंद कौन, OH। एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड जीतता है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, दूसरा अल्फाबेटिकली एल्डिहाइड कीटोन में पहले कौन आएगा, A। तो उससे आपको याद रहेगा एल्डिहाइड कीटोन में कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है। गॉट इट एवरीवन, अंडरस्टूड। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट, हेडिंग लगाओ जल्दी से, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, देखो एक बात बताऊं, सिलेबस में वैसे मेंशन होता है, सिलेबस में क्या मेंशन होता है कि क्लियरली मेंशन होता है, ऑफिशियल सिलेबस में आप ध्यान से देखोगे तो, कि नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप्स। तो ऐसा नहीं होता कि 5 6 10 सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप भर दिए, तो डोंट वरी, अपने आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कभी मत करो, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो कभी भी नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। देखो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी वेरी पपलू क्वेश्चन, वी हैव दिस एंड वी हैव दिस। सबसे पहले जब कंपाउंड में होते हैं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, पहचानिए सीनियर जी कौन है। एज यू कैन क्लियरली सी ये हमारे सीनियर है, तो ये जो दूसरे हुए ये सिंपली अब क्या हो गए, लोकेंट, यानी अब इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह हम ट्रीट नहीं करने वाले। यानी अब ये OH हो या ये ब्रोमीन हो, ब्रोमो, दोनों की औकात सेम है, याद रखिए, ठीक है ना। OH समझ रहे हो ना,
दोनों की औकात सेम हो गई, क्योंकि अब ये भी लोकेंट, ब्रोमीन भी लोकेंट, मिथाइल भी लोकेंट, यानी अब किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है, याद रखना इस बात को। अब नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5। अच्छा, लोकेंट से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? पाई बॉन्ड की। किसकी होती है? हाँ, पाई बॉन्ड की, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका नाम जो आएगा क्या आएगा? सबसे पहले प्रीफिक्स 3 पे आएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी के बाद 5 कार्बन, 5 कार्बन में पेंटेनोइक एसिड। बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, अगली चीज, मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, और यहां पे है हमारे पास सल्फोनिक एसिड। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भैया क्या हो रहा है, सल्फोनिक एसिड हमारे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी पे है। अगर ये हमारे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी पे, तो भैया ये कार्बन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5, क्योंकि अब ये लोकेंट है, और लोकेंट में और पाई बॉन्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पाई बॉन्ड है, तो मैं उधर चला जाऊंगा, है ना। अब ये जो है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, या इसको हाइड्रोक्सी मिथाइल भी बोल सकते हो। तो ये हमारे लिए हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल, इट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, गॉट इट। अब इसको जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। फिर उसके बाद हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो मैं लिखूंगा पेंट, पेंट के बाद इन कौन से पे आएगा? 4 इन, और 1 पे क्या आएगा? 1 पे आएगा सल्फोनिक एसिड, 1 पे आएगा सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स को हम हैंडल करते हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपके सामने। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया COOH, और इसके साथ है OH, और यहाँ पे हमारे पास है NH2, ठीक है। जल्दी से इसका नाम कीजिए, नामकरण करो, और यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिया। जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई दिस प्रॉपरली, ट्राई करें इसको अच्छे से। देखो एवरीवन, देखिए सभी के सभी, अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे NH2OH, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो OH NH2, ये सारे लोकेंट की तरह काम करेंगे, तो ये हाइड्रोक्सी या अमीनो। सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? 4 अमीनो, 4 अमीनो, आप पूरा लिखना, ठीक है। 3 पे क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। फिर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो लिखूंगा हेक्स, हेक्स के बाद इन आएगा कौन से पे? 5 पे, 5 पे आ रहा है इन, और 1 पे आ रहा है ओइक एसिड, 1 पे आ रहा है ओइक एसिड। समझ रहे हो? स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। यानी पहले हमने जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जो अब लोकेंट की तरह काम कर रहे हैं, यानी जूनियर फंक्शनल ग्रुप और लोकेंट एक ही बात है, दे आर नाउ लोकेंट्स। पहले फंक्शनल ग्रुप थे, अभी भी ये फंक्शनल ग्रुप तो है,
लेकिन अब इनका बिल्कुल ट्रीटमेंट जो है आईयूपीएसी के हिसाब से वो लोकेंट ही माना जाएगा, है ना। ओके, चलिए अब थोड़ा अपन एल्डिहाइड कीटोन का यूज देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले कीटोन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है और यहाँ हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो आ गया। अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू। तो यार देखो ऐसे केस में नंबरिंग बिल्कुल ऐसे जाएगी और अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे या तो मैं इसको कीटो यूज कर सकता हूँ या मैं इसको ऑक्सो भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली कीटो या ऑक्सो, ठीक है, बोथ आर इक्वली करेक्ट। ऑक्सो कहने का मतलब आप समझ रहे हो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसका सिंपल नाम जो आएगा दैट विल बी 3 ऑक्सो। 3 ऑक्सो के बाद फिर 5 कार्बन है तो सिंपल आ जाएगा पेंटेन ओइक एसिड, है ना। 1 लिख दो तो भी चलेगा, नहीं दिखोगे तो भी चलेगा। आइए देखते हैं इसी में इसका अगला रूप। मान लीजिए कुछ ऐसा है। सबसे पहले इसमें पेरेंट चेन सिलेक्शन का आप सोचो। अगर तुम इसमें पेरेंट चेन सिलेक्शन का सोचोगे ना, तो पेरेंट चेन सिलेक्शन यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने क्यों गया, क्योंकि यहाँ एल्कीन है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन याद रखिए फंक्शनल ग्रुप सिंपली लोकेंट है। क्या है वो, बोलो, लोकेंट है। अगर वो एक सिंपल लोकेंट है तो लोकेंट और पाई बॉन्ड में पेरेंट चेन चूज करने में प्रायोरिटी किसकी होगी, पाई बॉन्ड की। यानी पेरेंट चेन सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पाई बॉन्ड यानी एल्कीन एल्काइन, और फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं लोकेंट। अब ये सिंपली लोकेंट है, गॉट इट ना। बस अब इसका नाम क्या है, अब देखो इसका नाम ऑक्सो कहना है या कीटो कहने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि उससे क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये क्या है। तो इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं इथेनॉइल। ये जो टर्म आया है ये कहां से आया है, इसको समझोगे तो याद हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो हम एक तरह से इथेन मान सकते हैं, और सी डबल बॉन्ड है तो कार्बोनिल आ गया। सी डबल बॉन्डो के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोनिल। तो ये जो इथेनॉइल टर्म है आप इसको एक तरह से मान सकते हो कि ये दो चीजों का जंक्शन है, इथेन प्लस कार्बोनिल। तो यहाँ पे इथेन से इससे इथेन मिल गया और यहाँ पे क्या मिला, ऑयल, OYL, है ना। तो इथेनॉइल बन गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका नाम आएगा वो आप समझ रहे हो, दैट विल बी 3 के बाद आएगा इथेनॉइल। 3 इथेनॉइल के बाद यहाँ है 5 कार्बन, 5 कार्बन से क्या आएगा, पेंट के बाद आएगा 4 इन ओइक एसिड या 1 ओइक एसिड, 1 भी लिख सकते हो। समझ में आई बात आपको। तो इस तरीके से अपन कीटोन को हैंडल करते हैं। दिस इज हाउ कीटोन इज हैंडल्ड। कीटोन के बाद अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास है, मान लो अब एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं ना। मेन तो हमने यहाँ पे COOH ले लिया, अब हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड आप समझ ही रहे हो एल्डिहाइड कैसे होगा। एल्डिहाइड मान लो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब एल्डिहाइड अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो भाई सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 यानी ये पेरेंट चेन में आएगा। अब अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में आएगा तो इसको सिंपली मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सो। कीटो लिख नहीं सकता क्योंकि कीटोन है नहीं, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा 5 ऑक्सो। सही कर लेना है ना, ये 5 ऐसा ही बन गया टेढ़ा मेढ़ा, 5 ऑक्सो। और उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ इसमें, मतलब पेरेंट चेन में तो सिंगल ही है ना, ये डबल बॉन्ड अलग चीज होती है। तो पेंटेन ओइक एसिड, मतलब एक एक करके आपको आगे बढ़ना है कि 5 ऑक्सो आया 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट आया पेंट के बाद एन ओइक एसिड। इस तरीके से हैंडल होता है, इस तरीके से इनको किया जाता है। अब इसी में एक और वेरिएशन, जैसे वही सेम फंडा। जैसे मान लो यहाँ CHO है और ये हमारा सल्फोनिक एसिड मान लो, ठीक है। तो पेरेंट चेन में समझ रहे हो ये लेंगे अपन, तो नीचे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं गए नीचे, क्योंकि अब CHO हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है और जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो प्रायोरिटी में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लोकेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब ध्यान से देखो, अब ये जो कार्बन है ये पेरेंट चेन में नहीं आया। अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे, हाँ अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्माइल। ऑक्सो नहीं बोल सकते ना यार, क्योंकि अब कार्बन भी आ गया, तो इसको फॉर्माइल बोल सकते हैं। या एक और तरीका है, मिथेनॉइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे CHO है ना, एक कार्बन है तो मीथेन प्लस कार्बोनिल, मिथेनॉइल। तो यहाँ पे दिस इज फॉर्माइल। तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी 2 फॉर्माइल।
2 फॉर्माइल के बाद 4 कार्बन है तो क्या आएगा ब्यूट, ब्यूट के बाद आएगा 3 इन, फिर क्या आएगा 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ब्यूट 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। समझ गए आप सभी? इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो भाई एल्डिहाइड कीटोन को किस तरीके से हैंडल करते हैं ये आई थिंक आप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो इस पे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट, अपन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, पर आपको फंडा क्लियर करना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। एस्टर में क्या करें, एस्टर वाले केस में क्या करें? तो देखो एस्टर जब लोकेंट की तरह होता है वो तो अपन अलग से देखेंगे। बाकी नॉर्मली एस्टर में क्या करते हैं वो भी एक बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक एस्टर को हम अलग से भी देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एस्टर। मान लो हमारे पास एस्टर है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, अब देखो इसका फंडा क्या होता है। इसका फंडा ये होता है कि यहाँ पे ये O के साथ जो जुड़ा है, देखो पेरेंट चेन में तो ये कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लोकेंट हो गया। O से जुड़े हुए लोकेंट को सबसे आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे आगे मैं लिखूंगा इसको, ये लिख दिया मैंने मिथाइल को। ब्रैकेट में भी लिख सकते हो क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई ये चीज़ अलग है ना। मिथाइल लिखने के बाद मतलब ये जो है ना ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं। अब इसमें 3 कार्बन है तो क्या आएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा एन, और फिर क्या आएगा O8। 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मिथाइल प्रोपेनोएट, तो लास्ट में क्या आएगा O8 आएगा, सामने मिथाइल। जैसे कि मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, मान लो ये है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पे है ब्रोमो Br। ठीक है, अब हमारे पास इसमें आप चेक करो, इसमें 2 तरह के लोकेंट हमारे पास है। वी हैव 2 टाइप ऑफ लोकेंट्स। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ ब्रोमो और यहाँ पे इथाइल, यहाँ ब्रोमो यहाँ पे इथाइल। सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा किसको, सबसे पहले मैं लिखूंगा इथाइल को, ब्रोमो को नहीं। अल्फाबेटिकली में इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इथाइल को सबसे आगे मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यानी ये इस फैमिली का मेंबर नहीं है ना। तो इथाइल और ब्रोमो को अल्फाबेटिकली नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट चेन में प्रेजेंट है उनको आप अल्फाबेटिकली लिख सकते हो। तो इसके बाद क्या लिखोगे, हाँ इसके बाद लिखोगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद 4 कार्बन है तो फिर क्या आएगा, नाउ इट विल बी ब्यूट, ब्यूट के बाद 3 इन और फिर क्या आएगा O8, 3 इन O8। अंडरस्टूड? इस तरीके से हैंडल किया जाता है एस्टर्स को। ठीक, इनमें ये चीज़ नहीं है कि जो यहाँ पे होता है ना O से जुड़ा हुआ उसको सबसे आगे लिख दो, बस दिक्कत खत्म, टेंशन खत्म। ठीक है, उसको मिक्स नहीं कर सकते ना इसके साथ, ताकि क्लैरिटी रहे कि भाई अगर मान लो आपको नाम दिया है और नाम से आपको स्ट्रक्चर बताना है तो जो सबसे आगे दिया होगा क्लियर है कि वो किससे कनेक्टेड होगा, O से कनेक्टेड होगा। ठीक, जैसे कि आपके लिए एक नाम मैं दे रहा हूँ, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। जल्दी स्ट्रक्चर बनाओ, वीडियो को पॉज करो, स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, जल्दी बनाना। देखिए प्रोपाइल है ना सबसे आगे आ गया ना। ठीक है, तो अगर हमने बात की ब्यूटेनोएट तो 1 2 3 4 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, और यहाँ पे COO, यानी ये प्रोपाइल कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, 3 कार्बन हो गया। तो ये सबसे पहले दिख गया कि अपने को कहाँ से कनेक्टेड है ना। नाउ द पॉइंट इज कि अगर एस्टर हमारा लोकेंट की तरह बिहेव करेगा तो कैसे हम उसको यूज करेंगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिख लेना, हेडिंग लगा लेना, एस्टर एज लोकेंट, एस्टर एज लोकेंट, एस्टर एज लोकेंट। ठीक है, एस्टर लोकेंट की तरह किस तरीके से काम करता है ये अपने को देखना है, एस्टर एज लोकेंट। ठीक है ना, तो देखिए ये रहा हमारे पास COOH, और मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया
COOCH3, ये है भाई। पहली चीज, इस कार्बन को ना हम पेरेंट चेन में नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे पेरेंट चेन आएगी कुछ ऐसी 1 2 3 4, ये पेरेंट चेन है। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इस कार्बन को अगर हम पेरेंट चेन में ले लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है। यानी पहली चीज तो ये कि एस्टर के कार्बन को हम पेरेंट चेन में नहीं ले सकते, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये लोकेंट है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है अब मिथॉक्सी कार्बोनिल। आई थिंक लॉजिकल आपको समझ में आएगा। कार्बोनिल CO की वजह से OCH3, OCH3 इज लाइक ईथर, तो ईथर के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी मिथाइल ऑक्सी, बस बात खत्म, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो इसका नाम जो आएगा पूरे कंपाउंड का वो क्या आएगा? 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो पेरेंट चेन से कौन कनेक्टेड है? यहां पे पेरेंट चेन से कनेक्टेड है ये कार्बन, कार्बन से कनेक्टेड है। अगर ये कार्बन की बजाय मान लो कुछ ऐसा, ये पाई बॉन्ड, ये रहा COOH, और यहां पे कुछ इससे कनेक्टेड है ऐसा OCOCH3, ठीक है। अगर तुम ध्यान से अब देखोगे ना तो इसमें क्या होगा? हाँ, यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा कुछ ऐसा, और ये जो है ये क्या है? ये है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। समझ गए आप सभी? ठीक है। अगर इसको बोलते हैं इथेनॉइल ऑक्सी, क्यों बोला भाई? 2 कार्बन है तो इथेन। इस देखो यहां तक अपन ने किया था ना, याद करो, जैसे अपन ने कीटोन में किया था, तो कीटोन के आगे ऑक्सी और लग गया, बस कीटोन वाले में ऑक्सी और लग गया, तो इथेनॉइल ऑक्सी। सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, लॉजिकल है बहुत। तो बस इसका नाम लिख दोगे 2 इथेनॉइल ऑक्सी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना। 5 कार्बन है तो क्या आएगा? पेंट, पेंट के बाद क्या आएगा? 3 इन, इन के बाद आएगा 1 ओइक एसिड, या ओइक एसिड भी लिख सकते हो डायरेक्ट भी, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? तो एस्टर किस तरीके से लोकेंट की तरह काम करता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डन है, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग है, मतलब लॉजिकल है। ओके, आइए चलो अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं, मान लो ईथर्स, ईथर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। सिर्फ ईथर है, मान लो प्योर ईथर हमारे पास, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। तो ईथर के बारे में एक बात लिख लो, क्या लिखोगे? दे ऑलवेज एक्ट एज लोकेंट। ईथर फंक्शनल ग्रुप तो है, ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पर इसको ट्रीट कैसे करते? लोकेंट की तरह ट्रीट करते हैं, समझ गए? यानी दुनिया में इतने ह्यूमन बींग्स हैं, पर सबको ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट कहाँ किया जाता है? नॉट एवरीवन इज इक्वल, समझ गए ना? तो इट्स लाइक दैट कि ईथर जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना? तो क्या इसका लोकेंट की तरह, तो प्रीफिक्स क्या है इसका? आइए देखते हैं। जैसे ये अपने पास ईथर है, सबसे पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन है भाई, तो ये हमारा लोकेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। समझ रहे हो ना? मिथॉक्सी कहाँ से आया? मिथाइल प्लस ऑक्सी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। तो इसका नाम जो आएगा वो क्या आएगा? इसका नाम आएगा 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। 2 कार्बन है तो क्या आएगा? इथेन, 2 कार्बन है तो क्या आएगा? इथेन। ईथर्स को ऐसे देखते हैं, है ना? जैसे मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, कैसा? ऐसा, कैसा? ऐसा। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि यार ये जो चेन है ना, ये वाली चेन, ये लंबी चेन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसको ले लेते हैं 1 2 3, ये हमारा लोकेंट। लोकेंट का नाम समझ में आया? क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, सभी के सभी एटीपीएंस इथॉक्सी बोलेंगे। तो इसका नाम जो आएगा दैट विल बी 2 इथॉक्सी। 2 इथॉक्सी के बाद 3 कार्बन है तो क्या आएगा? दैट विल बी प्रोपेन, दैट विल बी प्रोपेन। समझ गए? तो यहां पे इसका नाम आ गया 2 इथॉक्सी, सॉरी ये गलती से एल लिख गया, मैं जोश में आ गया था ठीक है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आई? तो ये होता है सिंपल ईथर्स का फंडा। ईथर्स को सिंपल लोकेंट की तरह काम करते हैं, और उनके लिए मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इस तरह की चीज का यूज करते हैं, है ना? चलो अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं कि मान लो हमारे पास है क्या? हमारे पास है इपॉक्सी।
इपॉक्सी ग्रुप को कैसे हैंडल करते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे देखते हैं, मान लो अपने पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका कुछ ऐसा, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है ना, जो दो कार्बन के बीच में फंसा हुआ होता है, दो कार्बन के बीच में, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को बोला जाता है इपॉक्सी। यानी इसमें लगता क्या है ना, इसमें लगता है कि ये रिंग टाइप सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा लगता है, लेकिन असल में ये रिंग टाइप नहीं, इसको ओपन चेन की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे, मैं इसके नाम से आपको समझ में आएगा। इसका नाम आएगा, आपको बताता हूं, इसका नाम आएगा 1,2 इपॉक्सी, ठीक है। ऑक्सी मतलब समझ गए, है ना। तो इसको बोलते हैं इपॉक्सी बोलते हैं, है ना, इस तरीके से जब ये जुड़ा होता है। तो ये जो ग्रुप है ये इपॉक्सी है, 1,2 पे इपॉक्सी है और 4 कार्बन है, तो सिंपली इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ब्यूट और एन। नॉर्मली आपको याद होगा ओपन चेन है तो ओपन चेन में ही रहते हैं, रिंग है तो रिंग में ही रहते हैं, लेकिन ये उस तरह का रिंग नहीं कि इसको पेरेंट चेन ले लिया, समझ रहे हो ना। यहाँ पर रिंग से बाहर आ सकते हैं क्योंकि ये ओपन चेन ही है, दिस इज अ ओपन चेन कंपाउंड। इसमें लगता है साइक्लिक है लेकिन ये ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है। जिसमें ये जो है ना ये लोकेंट है, जैसे सिंपली ये देखो एक लोकेंट है, ये मेन पेरेंट चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से करोगे, नाम इसका क्या लिखोगे, नाम इसका लिखोगे 2,3 इपॉक्सी पेंटेन, 2,3 इपॉक्सी पेंटेन। गॉट इट एवरीवन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जब दो कार्बन के बीच में फंसा होता है, जरूरी नहीं है एडजेसेंट हो, ये दूर भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लेते हैं, सॉरी, ऐसा कुछ है मान लो, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे ना तो पाई बॉन्ड और इपॉक्सी में इंपॉर्टेंट क्या है, पाई बॉन्ड। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन पे तो छलांग मार नहीं सकते। अब इसमें 3 और 5 के बीच में ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो 3,5 इपॉक्सी हो जाएगा, बस हो गया काम। तो इसका नाम क्या आएगा, लिख सकते हो 3,5 इपॉक्सी, 3 और 5 के बीच में इपॉक्सी है, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सीन, हेक्सीन आ जाएगा। 3,5 इपॉक्सी, 3,5 इपॉक्सी, हेक्सीन। तो आई थिंक इपॉक्सी को कैसे हैंडल करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप दिमाग में एक बार एब्जॉर्ब करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, सब रिलैक्स, बढ़िया, ओके ओके। चलो जी अब आगे चलते हैं जिंदगी में। अब इसके साथ साथ एक बार अपन जान लेते हैं किसको, एनहाइड्राइड को जान लेते हैं, ठीक है। एनहाइड्राइड को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो जैसे देखो यार, एनहाइड्राइड बनता कैसे है पहले वो क्लियर होना चाहिए। ये है हमारे पास एसिड नंबर 1, दिस इज एसिड 1, A1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा एसिड हमारे पास मान लेते हैं कुछ ऐसा, इसको R1, इसको R2, ये एसिड नंबर 2 है। अब ये जो प्रोसेस होता है इसमें P2O5 लिया जाता है, P2O5, ठीक है। या तो ये ले सकते हो या इसमें H2SO4 के साथ हीट कर सकते हो, दोनों में से कोई और एक कर सकते हो। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों में से वाटर निकल जाता है, वाटर इज रिमूव्ड,
ठीक है, इससे कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में दे विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस विल बी फॉर्म्ड, ये आ जाएगा R1 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड R2। तो इस तरीके से एनहाइड्राइड बनता है। तो एनहाइड्राइड टर्म ही खुद बताता है कि एनहाइड्राइड मतलब विदाउट वाटर, पानी को निकाल दिया और पानी निकाल के ये बन गया। समझ गए? अब जो ये नाम आता है ना इसका एनहाइड्राइड का, वो इन दोनों एसिड्स पे डिपेंड करता है। द नेम डिपेंड्स ऑन द एसिड्स। जैसे कि मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, ठीक है, अगर आप पहचान जाओ कि इनके एसिड्स कौन से थे तो नाम डन है। जैसे आप इसमें रिवर्स में जा सकते हो, आप इसको तोड़ के एक तरफ आप H दो, एक तरफ OH दो, तो यू विल रियलाइज कि यार एक तो हमारा ये जो पर्टिकुलर एसिड है ये वाला है, और एक हमारा ये एसिड है, यानी एक है इथेनोइक एसिड और एक है प्रोपेनोइक एसिड। बस, तो इसका नाम क्या आएगा, इनको अल्फाबेटिकली लिख लो। यहाँ पे लिखो इथेनोइक, ई पहले, और सेकंड लिखो प्रोपेनोइक, और फिर लिख दो एनहाइड्राइड। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि भाई ये एक ऐसा एनहाइड्राइड है जो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। इस तरीके से होता है ना। तो अपने को बस इसमें जो इसके पेरेंट एसिड्स हैं, पेरेंट एसिड्स जिससे ये बना हुआ है, ये अपने को ऑब्जर्व करना है। हमको पेरेंट एसिड्स पता लग गए तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। पेरेंट एसिड्स के हिसाब से अपने को ये करना होता है। बात समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत तो आई होगी, ठीक है, समझ में आई? तो इस तरीके से इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। जैसे कि आप इसको बनाओ जल्दी से, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम सोचो, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस वन? धीरे धीरे अपन एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, यानी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है मैं पहले से बता देता हूँ, उसके अंदर अपन एरोमेटिक वाला जो भी नेमिंग के, आईपीएससी नेमिंग के जो कुछ स्पेशल रूल है और एरोमेटिक वाला पार्ट वो खत्म कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। तो नेक्स्ट टाइम पे आईपीएससी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पे इसको अगर आप चेक करोगे तो ये मिथेनोइक एसिड है ना, और ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक। एम और बी में पहले क्या आएगा, ब्यूटेनोइक आएगा। तो पहले मैं किसको लिखूंगा, आई विल राइट ब्यूटेनोइक, ठीक है। ब्यूटेनोइक के बाद यहाँ पे क्या आएगा, मिथेनोइक, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ, ब्यूटेनोइक, मिथेनोइक, एंड फिर क्या लिखते हैं अपन, एनहाइड्राइड, है ना। अच्छा, अगर दोनों सेम हो तो, जैसे मान लो इधर भी ब्यूटेनोइक उधर भी वो, तो क्या डाई ब्यूटेनोइक लिखेंगे? बोलो, अगर दोनों तरफ ब्यूटेनोइक है तो क्या उसको डाई ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड लिखना पड़ेगा? नहीं, फिर एक का ही नाम दोगे। यानी अगर दोनों तरफ ब्यूटेनोइक है तो आप सिंपली उसका नाम क्या आएगा एनहाइड्राइड का, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। व्हाई दैट विल बी ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड? हाँ समझ गए ना, रीजन क्या है उसका? अरे भैया, ब्यूटेनोइक डाई क्यों लिखने की जरूरत है, ब्यूटेनोइक लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि दोनों सेम है, बोथ आर सेम, तो डाई नहीं लिखेंगे। गॉट इट? तो भाई इस तरीके से हम एनहाइड्राइड का जो है ना नाम वो देखते हैं। दिस इज हाउ नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड इज सीन। एनहाइड्राइड के अलावा जैसे कि मान लो हमारे पास अमाइंस है, जैसे मान लो सिंपल अमाइन है तो फिर आप जानती हो NH2 है, 1 डिग्री अमाइन में दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है, मान लो ऐसा कुछ है, अब क्या करें 2 डिग्री अमाइन में? तो देखो यार, लंबी चेन ले ली, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है बताओ? हाँ, वीआईपी कार्बन है, क्लियर है। अब लेकिन ये हमारा लोकेंट हो गया, और ये लोकेंट कार्बन से जुड़ा नहीं हुआ, एन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं इसको एन इथाइल, ये हो गया एन इथाइल। समझ गए, बस ये बात है, इट इज एन इथाइल। और ये अल्फाबेटिकल में यूज नहीं होता, इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल, क्योंकि ये एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल। तो यहाँ पे एन इथाइल आएगा, और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, सिंपल, ठीक है। ये हो गया 2 डिग्री वाला केस, है ना। अब लेकिन मान लो कुछ ऐसा है, एक मिथाइल यहाँ, इथाइल यहाँ, और भाई साहब ये प्रोपाइल यहाँ,
साफ दिख रहा है, सबसे लंबी चेन ये है, तो ये हो गई हमारी पेरेंट चेन, ठीक है। यहीं से नंबरिंग करेंगे ना, ताकि वीआईपी कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस। अब एन पे 2 जुड़े हुए हैं, एन मिथाइल एन इथाइल, अल्फाबेटिकली लिखोगे, अल्फाबेटिकली एन से इथाइल पहले लिखना चाहिए, तो एन इथाइल, फिर लिखो एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल, और फिर क्या लिखोगे, देन प्रोपेनमाइन, प्रोपेनमाइन, ये बात है भाई, ये बात है। तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ये बात है, इस तरीके से करना होता है ना। तो अमाइंस में किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, बस एन से जुड़े हुए ग्रुप्स को हम एन इथाइल एन मिथाइल उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं, बस ये इतनी सी बात होती है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम अमाइंस को देखते हैं। तो अमाइंस, इपॉक्सी, एस्टर्स, आज के लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। तो जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसको रेगुलरली आप करते जाओ, है ना, क्योंकि हम लगातार उसका डिस्कशन तो करते ही हैं। और बाय द वे कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप डाउट डिस्कशन के टाइम पे यानी लाइव सेशन में पूछ ही सकते हो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। तो गाइस आई होप आपको आज के सेशन में ज़रूर काफ़ी मज़ा आया होगा। आज के सेशन में समझ रहे हो ना, हाँ भाई, सबसे पहले ये तो सॉरी गलती से स्लाइड डल गई थी ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले, आप एनसीईआरटी का प्रायोरिटी टेबल देख सकते हो, ठीक है। और इसमें COH कई जगह गलत दे देते हैं, सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं, कार्बोक्सिलिक है, दैट इज़ परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। और एक मैं तुम्हें इंटरनेट पे एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी के IUPAC नेम में दिक्कत आती ना, तो उस कंपाउंड का अगर नाम आप सर्च कर लोगे और उसके साथ गूगल में सर्च कर लिया करो पबकेम, ठीक है। पबकेम सर्च करोगे तो यहाँ पे ये बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसमें ऑफिशियल पूरा डेटा दिया होता है उस कंपाउंड से रिलेटेड। वहाँ पे आपको पता भी लग जाएगा उसका IUPAC नेम क्या है, ठीक है ना। इनफैक्ट देर आर सॉफ्टवेयर एज वेल, लेकिन इतना टाइम अपने पास इतने वेले अपन नहीं है, तो वैसा करने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी कंपाउंड में डाउट आए तो उसका नाम टाइप करो, नाम सही होना चाहिए, बेसिक चाहे कॉमन नाम टाइप कर दो, पर पता लग जाएगा कि उसका IUPAC रियल में क्या है। तो पबकेम इज अ वेरी ऑथेंटिक थिंग, ठीक है, डन है। तो बाकी आपको चीज़ें पता लगी गई है ना। जो भी कराया जा रहा है उसको बढ़िया से रिवाइज करो, प्रायोरिटी टेबल को याद कर लो, जो भी मटेरियल दिया जाए उसको बढ़िया से सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइज, लव यू ऑल, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके, सी यू।